हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 15 दैट इज़ फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द previous knowledge which we get from the 6th class that food contain different components like प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें क्यों ये हमारे लिए किस काम के हैं। बिकॉज वी रिक्वायर दिस फॉर बॉडी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सभी बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होने का खतरा रहता है। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड हैं वो कौन कौन से हैं। वन इज़ प्लांट एंड अनदर इज़ एनिमल। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो बेसिकली हमें यह फूड कहाँ से मिलता है, हमें यह खेती से मिलता है, जैसे कि हम फसलों को उगाते हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री हम पशुपालन करते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट फार्मिंग करते हैं, जैसे पोल्ट्री, फिशरी। तो इस तरह से हम पशुपालन के ज़रिए इन रिसोर्सेज को गेन करते हैं। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जैसा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे कि अभी रिसर्च वगैरह चल रही हैं क्रॉप पर, और इवन पशुपालन में भी ब्रीडिंग करवाई जा रही है, ताकि हमें बढ़िया नस्ल के जो पशु मिल सके, जो ज़्यादा अमाउंट में दूध दे सके या फिर मीट प्रोवाइड कर सके जिसमें न्यूट्रिशन कंटेंट ज़्यादा हो। ऐसे ही एग्रीकल्चर में ऐसे क्रॉप उगा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन कंटेंट ज़्यादा हो और ज़्यादा सीड प्रोवाइड करे, ताकि किसान को फ़ायदा हो। वाई इज़ दिस नेसेसरी, वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्यों हमें यह चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। इंडिया जनसंख्या के मामले में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। हमारी जो जनसंख्या है 1 बिलियन से भी ज़्यादा है, और अभी भी यह बढ़ती जा रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हम अगर 1/4 हिस्सा भी अगर ग्रो करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा। अगर हर साल हम इसको भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना हिस्सा, 1/4 हिस्सा भी, तो बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। लेकिन फिर भी इंडिया में अब खेती होती रही है, शुरू से ही होती रही है, प्राचीन काल से ही होती रही है। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो कल्टीवेशन तो हमारे जो लैंड है वहाँ पर कंटिन्यूसली हो रही है, बट देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। लेकिन हमारा मेन मकसद, मोटिव यही है कि उस प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल करवाना। Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far। और दिन प्रतिदिन बहुत से एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस दिशा में। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन होती है बच्चों, यह इसको हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। पहले क्या होता था कि आफ्टर ब्रिटिश जब चले गए थे, तो जो किसान थे उन्होंने किसानी शुरू की, खेती शुरू की, तो जो वीट उगाते थे वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। तो एक हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, एक साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन। तो उन्होंने बाहर जाकर स्टडी की और बाहर से गेहूं की नई जो वैरायटी है उसको इंडिया में लाकर किसानों के आगे इंट्रोड्यूस करवाया, और किसानों ने फिर उस गेहूं की जो ब्रीड थी, वैरायटी थी, उसको लगाकर देखा, तो उन्हें फसल जो है दोगुनी प्राप्त हुई। मतलब जो वीट है वो भारी मात्रा में ग्रो हुआ, और एस प्लस वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसके बाद जो किसान थे उन्हें खेती की जो समझ है कहीं ना कहीं आ गई, और फिर उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह
चल पड़े। उसके बाद हमें नई नई वैरायटी, आज हम जो फसल उगाते हैं वो अलग अलग वैरायटीज़ की होती हैं और उनसे पैदावार भी ज़्यादा होती है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं 1970 के बाद शुरू हुआ था और इसको चलाने वाले थे MS स्वामीनाथन। We have also had the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. अगर हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो यह किस क्षेत्र में होता है? यह मिल्क के क्षेत्र में होता है, क्योंकि मिल्क का रंग कैसा है? वाइट। तो however this revolution means that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. अगर हम पैदावार को बढ़ाने की ही हमारा मेन मोटिव अगर यह है कि हमने पैदावार बढ़ानी है, तो साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि इससे नेचर को कोई नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें और अपनी खेती के लिए। उससे क्या होगा? हो सकता है कि पैदावार अच्छी होगी, यील्डिंग अच्छी होगी क्रॉप की, लेकिन एज वेल एज सोइल डैमेज, सोइल की जो ह्यूमस है या फिर सोइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सभी किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें नेचर को भी एज वेल एज प्रोटेक्ट करना है और साथ के साथ पैदावार को भी बढ़ाना है, और इसी प्रैक्टिसेस को हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के नाम से भी जानते हैं। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it. तो उसे ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस कहा जाता है जब हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, साथ के साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हुए। तो ऑल्सो सिंपल इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अगर हम अनाज ज़्यादा पैदा भी कर लेते हैं और उसको गोदामों में भर भी लेते हैं तो उससे माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण और भुखमरी की जो समस्या वो ख़त्म नहीं हो सकती। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, क्योंकि अगर वो गोदामों में है तो उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जो रिच पीपल होंगे उनकी पहुंच में तो होगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे अनाज को खरीदेंगे? तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। तो चलो मान लिया कि इससे फूड तो हमारे पास अवेलेबल होगा और यह ज़्यादा तादाद में होगा। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर हम लोगों का जो प्रोफेशन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, वो किसान हैं। तो इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? किसान पर। अगर हम किसान को बेनिफिट्स देंगे, नई नई प्रैक्टिसेस सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट में अनाज उत्पन्न करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा। इससे भुखमरी की समस्या दूर हो जाएगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स फॉर सस्टेन लाइवलीहुड। वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इस दिशा में काम करने के लिए कुछ आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है। इनके बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग। और हम खेती के साथ साथ कैसे फार्मिंग, कैसे हम पशुपालन भी कर सकते हैं। जैसे आप मुर्गी फार्म खोल सकते हैं जिसे हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं। फिशरीज आप पिस्सीकल्चर कर सकते हैं जिसमें हम मत्स्य पालन कहते हैं। बी कीपिंग जिसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हम मधुमक्खियों को पालते हैं। द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। पर अभी भी क्वेश्चन यही है कि हम कैसे क्रॉप्स और जो पशु हैं, जो जीवित पशु हैं, उनको कैसे हम उनमें सुधार ला के और उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।